चटाक, एक जन्नाटेदार थप्पड़ गुरु के गाल पर आकर बजा। कसम से थोड़ी देर के लिए गुरु का जबड़ा तक हिल गया। लाल पीले तारे आंखों के सामने चमक उठे। गुरु की आंखें फटी की फटी रह गईं जब सामने एक बेपनाह खूबसूरत हसीना देखी। जुबान से बस इतना निकला, उफ कयामत। आंखों में चिंगारी लिए वो दहाड़ी, तुम जैसे शैतानों को साधु बनाना मुझे अच्छे से आता है। इतना कहकर झुकी और नीचे गिरे 1.5 लड़के को पहले हाथ बढ़ाकर उठाया और फिर उसकी नाक पर एक घूंसा जड़ दिया। नाक से खून की धारा फूट पड़ी। वो लड़का हैरानी से, मैं, मुझे क्यों? अबे साले, जब बदन में जोर नहीं है तो इस 6 फीट की बॉडी बिल्डर से भिड़ने की क्या जरूरत थी? औकात देखकर काम किया करो। वो बस इतना बोली। वह भी अपना नाक पकड़कर बैठ गया। गुरु अभी भी गाल पर हाथ रखे तकरीबन 5 फीट 8 इंच हाइट की मुलायम सी दिखने वाली लड़की के दीदार कर रहा था। ओ पहलवान, नजरें नीची कर ले, वरना 2 और दूंगी। रघु की काटो तो खून नहीं, बाली हालत हो गई। वह बिजली की गति से मुड़ी और पलक झपकते ही झगड़े का तमाशा देखने वाले लड़के के गाल पर भी थप्पड़ रसीद कर दिया। उसका पूरा शरीर हिल गया। उसके कान से मानो धुआं निकल पड़ा। सुन बे, मुझे महात्मा बनने का कोई शौक नहीं है। ये थप्पड़ तुझे इसलिए कि ये शैतान इस 1.5 पसली को पीट रहा था और तू महात्मा बना इसे देख रहा था। महात्मा बनने का बहुत शौक है तो सत्संग में प्रवचन देना शुरू कर दे। दिखने में तू खूबसूरत है, लड़कियों की भीड़ ज्यादा होगी तेरे सत्संग में। इतना कहकर उसने अपने हाथ झाड़े। तीनों को अग्नि नेत्रों से देखते हुए आगे बढ़ गई। महात्मा लड़का जिसका नाम रघु था, ओए ये क्या पटाखा था? गुरु अभी भी किंकर्तव्य विमूढ़ होकर उस शेरनी की चाल को देख रहा था। क्या गुरूर है चाल में, भला है भला। एक बबाल, अचानक से वह जोर से चिल्लाया, मोहतरमा थप्पड़ तो जड़ दिया, जाते जाते अपना परिचय तो देती जाइए। अगली बार पिटने का मन हुआ तो आपके आगे सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा। वह लड़की सटाक से पीछे मुड़ी और एक जहरीली मुस्कान के साथ, माया, माया मनसुखानी, इतना काफी है। बाकी का परिचय अगर गलती से अगली बार ऐसी बेहुदा हरकत करते हुए टकरा गए तो दूंगी। इतना कह वो झटके से आगे मुड़ी और जल्दी जल्दी चल दी। जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गई, वह तीनों उस शेरनी या कहें खूबसूरत हिरनी को देखते रहे। कुछ अन्य लोगों ने भी सुबह सवेरे होने वाले इस खूबसूरत लाइव टेलीकास्ट का भरपूर आनंद लिया और अपनी राह चल दिए। गुरु अपना गाल सहलाते हुए, क्या खूबसूरत नजारा था। सकल नक्श और संगमरमरी जिस देख कर तो नहीं लगता इतना कड़क फर्राटा मुंह पर रसीद कर सकती है। कुछ भी बोल, मजा आ गया। रघु महात्मा टाइप वाला साला, तेरे चक्कर में मुझे भी पीट गई। पर सच कहा, मजा बहुत आया। पहली बार किसी खूबसूरत बुत ने छुआ। रानू 1.5 पसली, अपना नाक साफ करते हुए, बुत नहीं है, वह जीता जागता इंसान है। मेरे कीमती खून को फालतू में भागकर चली गई, चुड़ैल कहीं की। बदला लूंगा मैं इसे। फिर गुरु ने रघु को गले लगाकर, माफी चाहता हूँ मित्रों, आने की खबर न करी, मगर अब लगता है पूरे मोहल्ले को हमारी खातिरदारी किस तरह हुई इस बात का इल्म हो जाएगा। क्या खातिरदारी करके गई है? कभी इस तूफान को देखा नहीं यहाँ, रघु ने कहा, गुरु गाल पर हाथ रखकर। सच कहा, तूफान की तरह आई और बवंडर बनाकर चली गई। थोड़ी देर और रुकती तो हम अब तक भूतकाल हो गए होते। तीनों अपना दर्द भूलकर हंस दिए। चलो मित्रों, इस कड़क धुलाई के बाद घर चलकर कड़क कॉफी का मजा लेते हैं, गुरु बोला। ये दिल फरेब घटना है खूबसूरत रानी बाई के जॉगर्स पार्क की। समय सुबह के 7:30 बजे। सुबह सुबह काफी लोग इस पार्क में जॉगिंग करने के लिए आते हैं। उसी दौरान मार कुटाई वाली मोहतरमा की नजर 3 लड़कों पर पड़ती है। पहला गुरु, जो दूसरी 1.5 पसली रानू को शिद्दत से धो रहा था, और तीसरा महात्मा टाइप रघु, जो इस हाथापाई का भरपूर लुत्फ उठा रहा था। थोड़ी देर तक वो मोहतरमा इन्हें देखती रही, फिर अचानक अपना आपा खो देती है। बाकी का घटनाक्रम तो आप पढ़ चुके हैं। जो ये देवी जी सोचती हैं, दरअसल माजरा उसके बिल्कुल उलट है। वास्तव में यह तीनों लड़के एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं। बस किसी बात पर एक दूसरे से खपा थे और अपनी नाराजगी लात मुंह से बरसाकर निकाल रहे थे तीनों।
दौड़ते हुए एक हवेली नुमा घर के बड़े से गेट पर खड़े हो गए। ये खत्री निवास है, एक पुश्तैनी हवेली। रानीबाई शहर के एक कोने पर बसी हवेली है तो काफी पुरानी, मगर आज भी अलग तरह का नूर और खूबसूरती लिए हुए। गुरु ने हवेली के बड़े से दरवाजे पर पहुंचकर उसे अंदर की तरफ धकेल दिया। तीनों दोस्त अंदर प्रवेश कर गए। खुला लॉन, तरह तरह के फूल और कुछ दरख्त अंदर की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। तभी रामदीन माली दौड़ता हुआ आया। गुरु बाबा, आप आ गए। दादी माँ आपका इंतजार कर रही हैं, बहुत गुस्से में है। रामदीन अपनी बादलों पर हाथ फिराते हुए बोला, अरे राम जी, आज तो मैं गया काम से। रघु, क्यों, क्या हो गया आज? हीरो, अरे आज सुबह मुझे दादी को मंदिर ले जाना था और मैं भूल कर जॉगिंग करने चला गया। दादी आज पक्का मुझे फ्राई करने के मूड में होगी। तीनों ने बड़े से हॉल में प्रवेश किया। हल्की नीली दीवारें, सामान पुराने अंदाज का, खालसी नवाबी। दादी अपने दीवान पर मुंह फुलाए बैठी थी। गुरु पास जाकर, दादी माफ कर दो ना, गलती हो गई। दादी का ध्यान गुरु के गाल पर चला गया। अरे मेरा बच्चा, ये तेरे गाल को क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? फिर रघु और रानू को ध्यान से देखा। ये क्या हो गया तुम लोगों को? ये कैसी दुर्दशा बना ली अपनी? दादी सारी नाराजगी भूलकर तीनों को देखने लग गई। फिर रानी, सुन रानी, जा बच्चों के लिए गरम कर लिया, गरम हल्दी वाला दूध बना। रानू, दादी दूध नहीं। रानी माँ, कड़क कॉफी बनाकर ले आओ। कड़क हाथों से मार पड़ी है तो पीने में भी कुछ कड़क ही होना चाहिए। क्या कहा? किसने मारा तुम लोगों को? किससे झगड़ा कर आए हो? शर्म करो तुम दो तो, रघु और नानू को देखकर। शर्म नहीं आती? क्या जवाब दोगे अपनी बीवियों को? दादी मासूमियत से बोली। रघु, रानू और गुरु तीनों बचपन के दोस्त हैं। उम्र लगभग एक सी, 28 वर्ष। रघु रघुवीर चौधरी, पेशे से एक वकील, पिछले साल ही शादी हुई है। रणवीर, रानू कपड़ा कारखाने का मालिक, शादी हुए 3 साल हो चुके हैं और अभी पिताजी बनने की तैयारी पर है। अब बचे हमारे गुरु, गुरुदेव खत्री। शादी नहीं की अभी तक, जाने किस फूल की परी के इंतजार में है। देखने में खूबसूरत शख्सियत के मालिक, 6 फीट के तकरीबन लंबाई, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, माशा अल्लाह, खूबसूरत गबरू जवान। क्यों किसी को इससे मोहब्बत नहीं हुई? दादी, किसने पीटा तुम्हें? कौन है वह कमबख्त? उसकी तो मैं समझता क्या है खुद को? बस दादी, बस। समझता नहीं समझती, चुड़ैल है, पूरी चुड़ैल। अगली बार दिखे तो उसके पीछे गली के सारे कुत्ते छोड़ दूंगा। इतनी बेरहमी से घूंसा जड़ दिया मेरी नाक पर, बेचारी मेरी नाक। मुझे तो पूर्वी उसे बताते हुए शर्म आएगी। क्या सोचेगी, बाप बनने वाला है और एक लड़की के हाथों धुनकर आ गया। रघु खीखी करके हंस दिया। दादी, क्या कहा, लड़की से पिट गए? मजा आ गया, आखिर लड़कियों का जमाना है। दादी कुछ गुरूर से, वैसे मेरे जमाने में मैं भी कम नहीं थी। गुरु के दादू मुझ पर मेरी बहादुरी देखकर ही फिदा हुए थे। गुरु आंखें फाड़े। क्या कहा दादी? मुझसे छुपाया? मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? तभी रानी माँ, बचपन से इन्होंने ही गुरु की देखभाल करी। गुरु के लिए माँ से भी बढ़कर कड़क कॉफी लेकर आ गई। तीनों कॉफी पीने लग गए। रानी गुरु के गाल को देखते हुए, कितनी बेरहमी से मारा है मेरे बच्चे को, गोरा रंग नीला पड़ गया। कुछ नहीं है रानी माँ, थोड़ी देर में नीले से गोरा हो जाएगा। तभी दादू रघु से, शैतान कैसी थी वो दिखने में? कुछ खास तो रही होगी जो मेरा गबरू जवान मार खाकर आ गया। निहायत ही खूबसूरत, अपने लाडले से पूछ लो। दादी एक गाल पर हाथ धरे बस उसे प्यार से देखे जा रहा था, जैसे कभी कोई लड़की ना देखी हो। इस उल्लू के मुंह से एक शब्द ना फूट रहा था जब वो हमें धो रही थी और ये उसे देख रहा था। दादी, हाय मेरा बच्चा, चलो कहीं तो इसकी नजर टिकी। तभी सीढ़ियों से एक औरत उतरी। आ गए साहबजादे, नाक में दम कर रखा है। जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इसके बाप ने, इतना कहकर वो चुप हो गई और तमतमाते हुए हवेली से बाहर निकल गई। दादी, इसकी तो मैं, छोड़ो ना दादी, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको क्यों? अपनी लव स्टोरी तो सुनाओ। अभी नहीं, जब तू शादी करेगा तुझे और तेरी बीवी को साथ में सुनाऊंगी। दादी के खूबसूरत सपने। काफी पीकर रघु और रानू अपने घर की ओर चल दिए। गुरु अपने कमरे में अभी भी उसके ही ख्यालों में खोया था।
शायद इसे ही पहली नज़र का प्यार कहते हैं। वो इंसान जो लड़कियों से दूर भागता है, किसी लड़की के बारे में सोचे हैरत है। दादी कहीं ना कहीं खुश थी। शायद तभी गुरु तैयार होकर नीचे आ गया था। अच्छा दादी, चलता हूँ। अरे, खाना तो खा ले। नहीं दादी, हमारी हवेली में खा लूँगा। शहर के बीचों बीच हमारी हवेली, एक खूबसूरत रेस्टोरेंट। गुरु इसका मालिक है। सब अपनी मेहनत से खड़ा किया है। दुनियादारी से दूर खुद को काम में डुबोए रखता है, मगर आज उसके दिल में भयानक हलचल मची हुई थी। अपने केबिन में बैठा हुआ, काश वो मुझे एक बार फिर दिख जाए, बस एक बार। जाने क्यों दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? दोपहर के समय बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। गुरु केबिन छोड़कर बाहर आ गया। काम करने वाले लड़कों से, यह शोर क्यों मचा रखा है? कोई परेशानी है सर? एक छोटी सी बच्ची गलती से रेस्टोरेंट में आ गई है। अकेली है, जाने किसकी है। नाक में दम कर रखा है, रोई जा रही है। गुरु, हटो, मुझे देखने दो। ओ, ये कितनी क्यूट है। उम्र तकरीबन 3 वर्ष। बच्ची के पास जाकर गुरु ने ध्यान से देखा। गोरी छोटी सी नाक, नीली आंखें, फूले हुए गाल। वह धीरे धीरे सरकते हुए गुरु के पास आ गई। गुरु ने उसे गोद में उठाया और अपने केबिन में ले गया। जाते जाते काम करने वाले लड़कों से, इसे ढूंढते हुए अगर कोई आ जाए तो मेरे केबिन में भेज देना। गुरु ने उसे अपनी चेयर पर बिठाया, खुद घुटनों के बल बैठकर। आपका नाम क्या है क्यूटी पाई? खाया मानी। बहुत क्यूट नाम है आपका। आप क्या खाओगे? नहीं, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। और उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। गुरु से गोद में उठाकर, रोते नहीं, आपकी मम्मा अभी आ जाएंगी। बस सिसकती बच्ची को थपकने लगा। थोड़ी देर में वह उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई। तकरीबन 10 मिनट बाद केबिन का दरवाजा खुला और एक कड़कती आवाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को किडनैप करने की? ये बोलते हुए गुरु की ओर बढ़ी। गुरु ये आवाज सुनकर पलटा और हैरान रह गया। उसका हाथ बरबस ही अपने गाल पर चला गया। तुम यहाँ कैसे? जी नहीं भरा थप्पड़ मारकर जो यहाँ और मारने चली आई? बोल तो गया, मगर बोलना नहीं चाहता था। मुंह बंद करो अपना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को? अभी वो चिल्लाने वाली थी कि ठीक उसी समय गुरु ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, ये सो रही है, जाग जाएगी। तुम आराम से यहाँ बैठो, फिर बात करते हैं। गुरु के स्पर्श से माया के बदन में सिहरन दौड़ गई। आंखें बड़ी हो गईं। कुछ देर को वह जड़ हो गई। फिर उसका हाथ अपने मुंह पर से हटाकर थोड़े से धीमे स्वर में, तुमने मुझे छुआ कैसे? तुम्हारी तो, जैसे सुबह तुम्हारे हाथ ने मेरे गाल को छुआ था, मैंने भी तुम्हें छू लिया। तुम तो, तुम्हें तो, वह बड़बड़ाई। क्या तुम तो? क्या तुम्हें तो? गुरु धीमे स्वर में, कातिल मुस्कुराहट के साथ, तुम शायद सुबह का वाकया भूल गए हो। दिखने में नाजुक हूँ, मगर इस बात पर मत जाना। माया के इतना कहने के बाद गुरु ने धीरे से उस बच्ची को सोफे पर लिटाया और माया को कुर्सी पर बिठाकर, ना तो मैं भूला हूँ और ना ही भूलना चाहता हूँ। सुनो आफत, मैंने इसे किडनैप नहीं किया है। यह गलती से अंदर आ गई थी, रो रही थी। बाकी और कुछ जानना है? सॉरी, मैं वो फोन पर बात कर रही थी। पता नहीं चला कब ये मेरा हाथ छुड़ाकर गायब हो गई। दिल से माफी चाहती हूँ, मगर सुबह के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम बेवजह उसे पीट रहे थे। गुरु मुस्कुरा दिया। उसने बच्चे को उठाया और गुरु से कुछ बोलने से पहले ही बाहर की ओर चल दी। गुरु पीछे से, अरे यार, इस क्यूटी पाई का नाम तो बताते जाओ। इससे पूछा था, समझ नहीं आया। माया पीछे मुड़कर, छाया मनसुखानी, और कुछ? और वहां से चली गई। गुरु बड़बड़ाते हुए, माया मनसुखानी, छाया मनसुखानी, क्या माँ बाप हैं? इस उम्र में भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। दो बेटियों में इतना अंतर! हे भगवान, मैं तो कभी ऐसा ना करूं। मोहतरमा साड़ी में लिपटी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक तरफ से कयामत है, मगर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? पागल बना देगी मुझे ये। गुरु अपने ही ख्यालों में खोया था कि रिसेप्शनिस्ट अंदर आकर, सर आपकी कॉफ़ी। ठीक है माया, वहाँ रख दो। सॉरी सर, मेरा नाम माया नहीं, स्वाति है। मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला। सॉरी यार, गलती से निकल गया। तुम कॉफ़ी रखो और जाओ। कुछ तो था कि इतना दिल का होने के बावजूद भी गुरु को किसी से प्यार नहीं हुआ और उसने अभी तक शादी नहीं करी। वह कॉफ़ी का मग लेकर उठा और खिड़की के बाहर झांकने लगा। सामने वाली दुकान पर नजर गई।
माया और छाया कुछ खरीद रहे थे। यार, ये मुझे हर जगह क्यों नजर आ रही है? शाम को हवेली पर दादी उसके इंतजार में थी। आ गया मेरा पुत्र। रानी, खाना लगा दे। गुरु कुछ खोया खोया था। उसका ध्यान दादी की बातों पर नहीं गया। दादी जोर से, पुत्र, क्या बात है? तू कुछ खोया खोया सा है। क्या सुबह चाटा जोर का लगा था? चाटा सब सुनते ही गुरु का हाथ अपने गाल पर चला गया। फिर अचानक, दादी बस करो आप, क्यों फालतू में छेड़े जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है आपने फिर से सपने देखना शुरू कर दिया है। क्यों ना देखूं? कब तक तू इस तरह? गुरु बात बदलते हुए, पापा और छोटी माँ कहाँ हैं? क्यों पूछता है तू उनके बारे में? जब वह तुझे, दादी रहने देना। तू और रानी माँ है ना मेरे लिए। रात को गुरु अपने कमरे में, उसने कुछ पेपर और पेंसिल उठाई और लकीरें खींचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब गौर से कागज पर देखा तो माया की तस्वीर बन गई थी। ये मेरे जहन में इस तरह क्यों बस गई? तभी दादी उसके कमरे में आई। क्या कर रहा है मेरा पुत्र? सोया क्यों नहीं? दादी की नज़र कागज पर पड़ी। गुरु ने छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर दादी ने वह कागज ले ही लिया। थोड़ी देर देखती रही, फिर, थप्पड़ मारने वाली है ना ये? गुरु थोड़ा रुककर, जी दादी। पता नहीं कैसे उसकी तस्वीर बन गई। बेटा, तू 28 साल का होने वाला है। कब शादी करेगा? कर लेना। कल को अगर मैं ना रही तो कौन तेरा ख्याल रखेगा? कोई तो हो मेरे बाद। दादी, बस, तुम्हें कुछ ना होगा। सुन बेटा, मैं तुझसे ज़रूरी बात करने आई थी। वह जो हमारी छोटी हवेली है ना, तुम्हारे पापा ने उसे बेच दिया। सुना है कोई परिवार वहाँ रहने आया है। तूने क्यों उन कागज पर दस्तखत कर दिए थे? तुझे तो पता था ना कि वह हवेली तेरे दादाजी ने तेरी होने वाली बीवी के नाम करा दी थी। गुरु की आंखों में आंसू आ गए। दादी रहने देना, वो जैसे भी हैं तो मेरे माँ बाप। और फिर दादी की गोद में सिर रखकर लेट गया। ये लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? तभी तो कहती हूँ बेटा, शादी कर लो मेरे मरने से पहले। तेरा बसा बसाया घर तो देख लूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, दादी ने मन में सोचा। कुछ देर दोनों दादी पोता बतियाते रहे और फिर वहीं सो गए। अगली सुबह गुरु इसी उम्मीद से जॉगर्स पार्क पहुंचा कि शायद माया दिख जाए। वह एक कोने में खड़ा होकर योगा कर रहा था। तभी उसे माया नजर आई। माया का ध्यान गुरु की तरफ नहीं था। गुरु योगा करते करते रुक गया। मतलब ये यहीं कहीं रहती है? मेरी आंखें क्यों इसे ढूंढ रही थी? इतनी बेचैनी क्यों है? क्या मैं सच में इससे प्यार करने लगा हूँ? सारी रात ढंग से सो भी नहीं पाया। एक ही दिन में नींदें गायब हो गईं। क्यों ये मेरे दिलो दिमाग पर छा गई है? माया उसके सामने से उसे बिना देखे गुजर गई। गुरु सब कुछ भूल उसे ही देखे जा रहा था। घर आकर रोज की तरह तैयार होकर हमारी हवेली की तरफ चल दिया। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी पड़ी थी। तभी उसे सामने माया दिखी। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा रही थी। वह फिर कहीं खो गया। पीछे से गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रही थी, मगर वह तो। तभी एक व्यक्ति उसके पास आकर, लड़की को ताड़ना बंद करो, गाड़ी आगे खिसकाओ, हम काम के लिए लेट हो रहे हैं। गुरु झेप कर सॉरी और आगे बढ़ गया। दोपहर अपने केबिन में बैठा हुआ था कि बाहर उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वह किसी जादू की तरह उस तरफ खिंचता चला गया। जैसे ही नज़र घुमाकर देखा, माया किसी से बहस कर रही थी। गुरु उसके पास आकर, आप यहाँ? अब क्या हो गया? होना क्या है? इस गधे को देखो। अपनी बहन को वहां खड़ा करके रखा है और यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चटकारे लेकर खाए जा रहा है। बेकार इंसान। उसे कॉलर से पकड़कर इसे छोड़ दे। अपने हाथ से खाना खा सकती है। अपनी बहन का ध्यान रख। लड़का चुपचाप वहां से खिसक लिया। ओ पहलवान, गुरु की ओर देखकर, मुझे समझ नहीं आता तुम मुझे इस कदर क्यों ताड़ते रहते हो। कभी कोई लड़की नहीं देखी? क्या फूटी किस्मत है मेरी। जाने क्यों हर बार तुमसे ही टकरा जाती हूँ। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि गुरु ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस इतना कहने भर की देर थी कि एक और थप्पड़ फिर से गुरु के गाल को नसीब हो गया। आज कह दिया, दोबारा कहा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे प्यार सबसे नफरत है, और प्यार करने वालों से भी। रेस्टोरेंट में बैठे हर इंसान की नज़र उन पर जम गई। गुरु की समझ में कुछ नहीं आया।
एक ही पल में क्या से क्या हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। जैसे नींद में हो अचानक बोल पड़ा, माफ़ी चाहता हूँ मिस, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बस शेरनी की तरह गुर्राई। माफ़ी? और तुम्हें? तुम्हारी शक्ल ना देखूं दोबारा। अगर आइंदा मुझे दिखे तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि। इतना कह वहां से चली गई। रात को हवेली पर गुरु बिल्कुल खामोश था। एक लड़की की इतनी हिमाकत कि वो गुरु को थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रही है और वह कुछ भी ना कर पा रहा हो, बिस्तर पर लेटे हुए। हाँ माया मनसुखानी, प्यार हो गया है तुमसे, बहुत ज़्यादा वाला। अब तो तुम इस जिंदगी में आओगी, सिर्फ तुम। तकरीबन 6 महीने बाद दिसंबर की ठंडी शाम 7 बजे हवेली के दरवाजे पर रानी माँ और दादी माया का गृह प्रवेश करवा रही थी। माया के चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी, ना कोई दुख। गुरु पता नहीं किस दुनिया में खोया हुआ था। उसने एक हाथ से माया का हाथ थाम रखा था और दूसरे से छाया को गोद में उठा रखा था। माया जीन्स टी शर्ट और जैकेट में थी। दादी ने माया और गुरु के माथे पर तिलक लगाया। रानी ने तीनों की आरती उतारी और माया को चावल के कलश को अंदर की ओर धकेलने को कहा। उसने बुझे मन से कलश को अंदर धकेल दिया। दादी, आजा बेटा, तेरा इस हवेली में स्वागत है। आज मेरी हवेली सच में हवेली बन गई, वरना यह मुझे एक खंडर लगता था जहाँ इंसान नहीं कंकाल रहते हैं। उम्मीद करती हूँ तुम इस हवेली को फिर से खुशहाल बना दोगी। मैं तुम्हें ज़्यादा तो नहीं जानती, मगर कोशिश करूँगी तुम्हारी बन सकूँ। तभी सीढ़ियों से एक महिला का आगमन हुआ। नाम प्रतिभा खत्री। हाँ तो माँ जी, आखिर आपके साहबजादे ने हमारी नाक कटवा ही दी। और प्यार करो इसे और सिर पर चढ़ाओ। मैं तो कहीं बाहर मुँह दिखाने लायक ना रही, बस इस मनहूस की वजह से। यही दिन देखना बाकी था। माया और गुरु सिर झुकाए सब सुन रहे थे। कोई जवाब ना था उनके पास। तभी दादी बीच में बोल पड़े, अरे तुम्हारा मुंह वैसे कौन देखना पसंद करता है। माँ जी, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही आप, वो तिलमिलाई। दादी, बस करो। प्रतिभा, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे जवाब देना नहीं आता। बेटा बहू घर आए हैं, अगर स्वागत नहीं कर सकती तो कड़वे शब्द मत बोलो। बेटा होगा आपका, मेरे लिए तो ये मनूस है और मनूस रहेगा भी, जो इस हवेली और जायदाद पर कुंडली मारकर बैठा है और ना जाने किसे उठा लाया है। अच्छा है मुफ्त में ब्याज भी मिल गया। छाया को घूरते हुए छाया गुरु के कंधे पर सो गई थी। कुछ भी कहिए माँ जी, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये लड़की ना जाने कहाँ मुँह काला करके आई है। मेरी सहेलियों को जब पता चलेगा तो मैं क्या कहूँगी। बिना शादी की माँ कैसे बनी। माया गुस्से में प्रतिभा की तरफ मुड़ी ही थी कि गुरु ने उसका हाथ हल्के से दबा दिया। इशारा पाते ही वह चुप हो गई। तभी गुरु बोल पड़ा, छोटी माँ, मुझे जो कहना है कह लीजिए, मगर इसे नहीं। ये मेरी पत्नी है, गुरुदेव की पत्नी, और ये मेरी बेटी। इन दोनों की इज्जत पर किसी को भी उंगली उठाने नहीं दे सकता। आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि इन्हें इस घर में इनके पूरे हक के साथ अपनाया जाए। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी आप खुद समझदार है। माया आवाज़ से गुरु को देखती रह गई। अरे बाप रे बाप, इसके मुंह में भी जुबान आ गई। लड़की है या जादूगरनी है तू? वैसे तेरा नाम क्या है? कुछ भी हो, मैं तो तुझे जादूगरनी ही कहूँगी। दादी की पारखी नज़रें और उम्र का तजुर्बा बता रहा था कि बात कुछ आगे बढ़ जाएगी। इससे पहले ही उन्होंने रानी से कहा, रानी, गुरु की बहू को गुरु के कमरे में ले जाओ। गुरु, तुम मेरे पास आओ। इस छोटी शहजादी से मुझे नहीं मिलवाओगे? आखिर ये गुरु की बेटी है, मेरी हवेली की शान। रानी माया को गुरु के कमरे में छोड़ आई। छाया गुरु की गोदी में ही सोई हुई थी। दादी, कुछ भी पूछना है तो कल पूछ लेना, आज बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं जानता मैंने सही किया या गलत, मगर उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अभी ये भी सोई हुई है, मेरा कंधा दुख गया है। दादी ने गुरु के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अच्छा ठीक है, जा आराम कर ले, मगर खाना खाने आ जाना। उधर गुरु के कमरे में माया कमरे को निहार रही थी। खूबसूरत कमरा, मगर इतना वीरान और खाली क्यों? सारी दीवारों पर सफ़ेद रंग, कोई तस्वीर नहीं, किसी की मौजूदगी का एहसास तक नहीं। इतना खालीपन सा क्यों महसूस हो रहा है इस कमरे में? बस एक बड़ा सा बेड
एक सोफा, एक टेबल, अलमारी, सब करीने से सजा हुआ है। यूं लगता है जैसे इस कमरे में कोई रहता ही ना हो। मुझे क्या, मुझे कौन सी यहाँ सदियाँ गुजारनी है। उसने खिड़की के पास जाकर सफ़ेद पर्दों को किनारा कर दिया और बाहर झांकने लगी। झांकती क्या, हाँ, रात हो चुकी थी, अंधेरा ही अंधेरा था। बस वहीं खड़ी रही, गुमसुम कुछ पुरानी यादों के साथ। ये यादें कई बार जिस तरह मकड़ी अपने ही बनाए जाल में उलझ जाती है, बिल्कुल वैसे ही क्यों ये यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती, क्यों नहीं जीने देती मुझे। कितना उलझ कर रह गई हूँ मैं। दरवाज़ा खुला था, फिर भी गुरु ने उस पर दस्तक दी। माया उलझनों से निकल दरवाजे की तरफ मुड़ी। दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? आपका ही कमरा है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। गुरु ने एक सरसी निगाह माया पर डाली। वो लड़की जिसे वो दीवानों की तरह चाहता है, उसकी हो चुकी है। फिर भी वो खुश नहीं। आखिर क्यों? मेरा नहीं, आज से तुम्हारा और क्यूटी पाई का भी है। उसने धीरे से छाया को बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, ताकि बच्चे की नींद न टूटे। आराम से उसके जूते उतारे, अलमारी से रजाई और कंबल निकालकर उसे उड़ा दिया। माया सब कुछ देख रही थी। एक लंबी आह भरी, और क्या हमें कोई और कमरा मिल सकता है? हवेली तो काफ़ी बड़ी है। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। वैसे भी छाया रात को बहुत तंग करती है। उसने सरसरी सी निगाह गुरु के चेहरे पर डाली और उसका सर्द चेहरा देखकर नजरें झुका लीं। सही कहा आपने, हवेली बहुत बड़ी है और कमरे भी काफ़ी है। मगर अभी आप बाहर का नज़ारा तो देख चुकी हैं। मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता। फिर भी आप दूसरे कमरे में रहना चाहती हैं तो कल मैं रानी माँ को बोलकर बंदोबस्त करवा दूंगा। जी, बेहतर। वो इतना ही कह पाई और फिर से बाहर घिरे अंधेरे में कहीं खो गई। गुरु ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम का रुख किया। वापस आया तो नज़र पड़ी, माया अभी भी अंधेरे में कुछ खोज रही थी। आप क्या देख रही हैं बाहर? अंधेरे के सिवाय कुछ न दिखेगा। सर्दियां हैं तो अंधेरा जल्दी घिर आता है। जी कुछ नहीं, बस यूं ही। गुरु ने अलमारी से अपने गरम लोअर और सूटर निकाल माया की ओर बढ़ा दिया। कपड़े बदल लीजिए, बेहतर महसूस करेंगी। पता है आपका फिट नहीं आएंगे, मगर और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास अभी। कल बाजार चलिएगा, आपके और क्यूटी पाई के लिए खरीदारी करनी है। जी शुक्रिया। वो कपड़े लेकर चली गई। गुरु ना जाने की सोच में गुम हो गया। जब माया बाहर आई तो आप खाना सबके साथ खाएंगी या यहीं मंगवा लूं? जी भूख नहीं है। गुरु बाहर चला गया। जब वापस आया तो खाने की प्लेट हाथ में थी। लीजिए, कुछ खा लीजिए, भूखे पेट नींद नहीं आएगी। माया ने खामोशी से प्लेट पकड़ ली और बैठकर चुपचाप खाना खाने लगी। भूख तो जोरों की लगी थी। गुरु तिरछी नज़रों से उसे देखकर सोच रहा था, ये इतना खड़ूस दिखने वाली लड़की ऐसी भी हो सकती है। सोचा न था। क्या किस्मत है जो तुम कहकर बात करते थे, बात बात पर झगड़ते थे, आज एक दूसरे से शिष्टाचार के दायरे में बात कर रहे थे। खाना खाने के बाद माया केलव हरकत में आए। सुनिए, गुरु की धड़कनें थम गईं जब उसने इतने नर्म लहजे में ये शब्द सुना। सुनिए। गुरु ने नजरें उठाकर माया की तरफ देखा। जी कहिए, आप कहाँ सोएंगे? गुरु का दिल टूट सा गया। उसे लगा था माया उससे आज के हुए वाक़ये के बारे में बात करेगी। जी, आप बिस्तर पर सो जाएं, मैं यहाँ सोफे पर ठीक हूँ। माया छाया के साथ बिस्तर पर लेट गई और गुरु सोफे पर सिर टिकाकर सफ़ेद छत को काफ़ी देर घूरता रहा। आंखों में जैसे शून्य तैर रहा था। दोपहर का मंजर बरबस ही आंखों के सामने घूम गया। वो रानू के घर की तरफ निकला ही था कि उसे बड़े पुल पर माया और छाया दिख गई। माया निहायत ही परेशान लग रही थी। जाने क्यों गुरु को कुछ अजीब सा लगा। गाड़ी रोककर माया के पास, आफत, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? माया को जैसे कुछ खोया हुआ मिल गया। एकदम से गुरु का हाथ पकड़कर, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? प्लीज़, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। शादी कर लो, फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम मुझे छोड़ देना। मगर इस वक्त प्लीज़। ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? तुम्हें तो शादी के नाम से नफरत है, फिर अचानक। देखो गुरु, मेरी नहीं तो इस बच्ची की खातिर कुछ समय की बात है। मुझे पता है तुम मुझसे अब नफरत करते हो। मगर इतना कहते ही वो बेतहाशा रो पड़ी। गुरु उसके रोने से टूटकर बिखर गया। प्यार है ही ऐसा नशा, महबूब चाहे लाख सितम करे,
आप उसकी इबादत करना नहीं छोड़ते। गुरु के मुंह से इतना ही निकला, कब करनी है शादी? अभी और इसी वक्त, माया ने कहा। क्या? गुरु का मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी जल्दी शादी कैसे होगी? यह कोई खेल है क्या? कुछ करो ना प्लीज। तुम्हारा दोस्त तो वकील है, उससे बात करो। कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पता है इतनी जल्दी संभव नहीं, तो मंदिर में ही कर लो। गुरु का ध्यान मासूम सी बच्ची की तरफ चला गया और उसने रघु को फोन कर पास वाले मंदिर में मिलने को कहा। उसने माया का हाथ थामा, छाया को उठाया और गाड़ी में बिठाकर पास वाले मंदिर ले गया। रघु भी थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। आनन फानन में शादी हो गई और रघु को तिकड़म लगाकर अगले दिन मैरिज सर्टिफिकेट बनाने को कहा। छाया मासूमियत से सब देख रही थी। क्या मुझसे पूछोगे नहीं, मैं ये शादी क्यों करना चाहती थी? हवेली आते वक्त माया का ये सवाल गुरु को चौंका गया। जरूरत नहीं अभी, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, बाद में कभी बता देना। देखो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी, बस कुछ दिन और। इस तरह दो अलग किरदार एक हो गए। गुरु ने दादी को फोन कर सब बता दिया था। दादी थोड़ी देर तो परेशान हो गई, फिर उम्मीद जग उठी। शायद ये ऊपर वाले की मर्जी है जो अचानक ये सब हो रहा है। अभी का समय। गुरु ठंड की वजह से अकड़ कर बैठा हुआ था और ध्यान माया के ऊपर था। कितनी गुमसुम और खामोश है आज ये, जाने किस भार तले दबी है। वक्त भी क्या करवट बदलता है। 3 महीने पहले तक गुरु कई बार माया से शादी की बात कर चुका था, मगर उसकी ना सुनकर हार चुका था। सारी उम्मीदें धाराशायी हो गई थी और आज पिछले 6 महीने में उसने जानने की कोशिश भी नहीं करी थी कि आखिर माया है कौन और क्यूटी पाई के साथ उसका क्या रिश्ता है। आज वो उसकी बीवी थी और नहीं भी। माया की नजरें गुरु से टकराईं, फिर दोनों के दरमियान सर्द खामोशी फैल गई। माया नजर झुकाकर अपने पास्ट में झांकने लग गई। तकरीबन 1 साल पहले राम भारद्वाज, माया के पापा के जिगरी दोस्त, उनके बेटे तरुण ने माया को एक पारिवारिक समारोह में देखा था और उसे दिल दे बैठा। एक जिद ठान ली, शादी करेगा तो सिर्फ माया से। माया अपने अतीत से निकल नहीं पा रही थी। ऊपर से शादी का झंझट, बामुश्किल खुद को समझाकर और घर वालों के दबाव में शादी के लिए तैयार हो गई, मगर एक शर्त रखी। नन्ही सी छाया उसके साथ ही जाएगी। तरुण की छोटी बहन नंदिता माया के भाई से प्यार करती थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। सब खुश थे। एक बेटी जाएगी तो एक आएगी भी। मगर सगाई से ठीक एक दिन पहले तरुण ने रिश्ता तोड़ दिया। सिर्फ इतना कहा, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो। मैं सब जान चुका हूँ। मैं जानबूझकर खाई में नहीं कूद सकता। जिस अतीत से माया ने बमुश्किल से पीछा छुड़ाया था, आज फिर दुख दे गया। जख्म फिर हरे हो गए, रिश्ते भी टूटे, दोस्ती में भी दरार आई। माया का परिवार 7 महीने पहले रानी बाई आ गया था। अचानक से माया के पापा को बिजनेस में घाटा हो गया। सब डूबने की कगार पर आ गया। उधर अनुज और नंदिता का प्यार सारी हदें तोड़ चुका था। नंदिता 2 महीने से गर्भवती थी। फिर राम भारद्वाज ने शर्त रखी कि वो माया के परिवार की बिजनेस में भी मदद करेंगे और अनुज और नंदिता की शादी भी करवाएंगे। मगर मगर माया को किसी से शादी करनी होगी और ये घर छोड़कर छाया के साथ हमेशा के लिए जाना होगा। सबकी मजबूरियों के आगे माया हार गई और उस दिन परेशानी में छाया के साथ पुल पर गुरु को मिल गई। अतीत से बाहर निकल माया ने सोफे पर सिर टिकाकर सो रहे गुरु को देखा और आंखें छलक पड़ी। मैंने इसकी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। फिर उठी, धीरे से कंबल खींचा और उकड़ू करके सो रहे गुरु को उड़ा दिया। खुद रजाई में छाया के साथ लेट गई। दिन भर की गहमा गहमी और थकावट के कारण नींद आ गई। सुबह जब गुरु की नींद खुली तो वाजिब है, हैरानगी तो हुई। वाकई में कोई ख्याल रखने वाला तो आया। कंबल उठाकर फिर से दोनों पर उड़ा दिया। दोनों गहरी नींद में थीं। पहली बार माया के चेहरे को इतनी नजदीक से पड़ रहा था। काले सिल्की बाल, हिरनी सी आंखें, छोटी सी नाक, धनुषाकार होंठ। उह! थोड़ी देर बिना पलके झपकाए उसे देखता रहा। आंखें तब हटाई जब महसूस हुआ माया उसे घूर रही है। वो एकदम से पलट गया और कहा, आप काफी लोगी या चाय? आप जो अपने लिए मंगवाएंगे मेरे लिए भी वही। और आप ये मुझे घूरने की आदत छोड़ दीजिए।
माना हमारी शादी हो गई है, उस नाते मैं आपकी बीवी हूँ। मगर गुरु पीछे मुड़ा। और क्या कहा आपने? बीवी? तो मैं आज से आपको बीवी ही बुलाऊंगा। माया आंखों को और बड़ा करके, मतलब कुछ नहीं बीवी। गुरु हंस दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।